बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे जिसका पूरा नाम है शहबाज हुसैन वल्द मुमताज अहमद, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 40 साल है और जिनका ताल्लुक भदोही उत्तर प्रदेश इंडिया से है। आइए जानते हैं कि किस तरह से इन्हें झूठे बम ब्लास्ट केस में एटीएस ने गिरफ्तार किया और किस तरह से ये बाइज्जत बरी होकर आए। मामला है भारत के गुलाबी शहर जयपुर का, जब 13 मई 2008 को वहां सीरियल ब्लास्ट हुए थे। पुलिस का कहना ऐसा है कि ये ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के लोगों ने मिलकर के किया था। पुलिस की कहानी यह है कि 10 ब्रांड न्यू बाइसिकल पर बम प्लांट किए गए थे और 10 जगह इनको नस्ब करके धमाके किए गए थे, जिसमें 71 लोग हलाक हुए थे और 185 लोग जख्मी हुए थे। मामले की तफ्तीश एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड करती है और मुल्क भर से कई मुस्लिम नौजवानों को परेशान किया जाता है और इस केस में बिलाखिर 5 मुस्लिम तालीम याफ्ता नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें शहबाज का भी नाम शामिल है। इसकी कहानी यह है कि ब्लास्ट के दूसरे दिन मीडिया हाउसेस को, खासतौर से इंडिया टीवी और आज तक को एक ईमेल भेजा गया और ये ईमेल इंडियन मुजाहिदीन ने भेजा था, जिसमें ब्लास्ट की जिम्मेदारी कबूल की गई थी। और पुलिस का कहना है कि ये ईमेल नवीन कैफे से शहबाज ने मीडिया हाउसेस को भेजा था। शहबाज और उसके साथ गिरफ्तार 4 लोगों पर इंडियन पैनल कोड की मुख्तलिफ दफात और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की मुख्तलिफ दफात के तहत चार्जशीट फाइल की जाती है और स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है। और केस को साबित करने के लिए पुलिस 169 गवाहों को अदालत में पेश करती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, डिफेंस विटनेस की तरफ से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं। 3 डिफेंस विटनेस पेश किए जाते हैं और शहबाज खुद एक डिफेंस विटनेस की हैसियत से अदालत में अपनी गवाही पेश करते हैं। शहबाज का कहना है कि वो बेगुनाह है, उन्हें इस केस में फंसाया गया है। वो एक आला तालीम याफ्ता नौजवान है, एक कंपनी में काम करते हैं, उनकी नई शादी हुई थी, इनके घर में एक बच्चे की विलादत हुई थी जिसका एक फंक्शन मनाया जा रहा था और अचानक एटीएस उन्हें वहां से उठा करके ले जाती है और उन्हें वहां से गैर कानूनी हिरासत में रख करके जयपुर ले जाया जाता है और जयपुर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। शहबाज ने जब कोर्ट में गवाही दी तो उसने बताया कि जब वो पुलिस कस्टडी में था तो पुलिस वालों ने एक शख्स को पुलिस कस्टडी रूम में लेकर आए थे ताकि शहबाज की शनाख्ती कराई जाए और उसी शख्स को बाद में जेल लाया गया ताकि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी टीआईपी में शहबाज को पहचाना जाए। और जिस बंदे को वो लाए थे एटीएस वाले, वो बंदा पुलिस का कहना है कि नवीन कैफे इंटरनेट चलाने वाला बंदा था जिसका नाम था मधुकर मिश्रा और जिसने एक गवाही दी थी, झूठी गवाही, कि शहबाज ने ही उसके कैफे में आकर के ईमेल किया था और मीडिया हाउसेस को बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी कबूल करने का मामला लिख करके भेजा था। हियरिंग के दौरान ये बात भी सामने आई कि नवीन कैफे के मालिक मधुकर मिश्रा से पुलिस ने स्केचेस बनाए थे उस शख्स के जो उस दिन ईमेल करने के लिए आया था, लेकिन वो स्केचेस अदालत में पेश नहीं किए गए। शहबाज के वकीलों का कहना है कि वो स्केचेस शहबाज से नहीं मिलते, इसलिए पुलिस वालों ने उस स्केचेस को छुपा कर रख दिया था। नवीन कैफे से ईमेल भेजने की बात पुलिस वाले कह रहे हैं। वहां से सीपीयू भी और जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जो लोग कैफे में इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, वो दोनों चीजें जब्त नहीं की गई मिश्रा की मौजूदगी में, बल्कि किसी और की मौजूदगी में उसे जब्त किया गया और बाद में उसके साथ छेड़छाड़ की गई। शहबाज का ताल्लुक सिमी या इंडियन मुजाहिदीन से है, पुलिस ऐसा कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी। शहबाज जिस कंपनी में काम करता था उसके मालिक ने भी पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी जब शहबाज को उसके घर से एटीएस वाले गैर कानूनी तौर पर उठा करके ले गए थे। शहबाज ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट लिया जाए ताकि सच्चाई लोगों के सामने और अदालत के सामने आए, लेकिन पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने इस एप्लीकेशन की सख्ती से मुखालिफत की थी। अदालत ने नोटिस लेते हुए ये बात लिखी है, ट्रायल कोर्ट ने भी और जयपुर की राजस्थान हाई कोर्ट ने भी, कि पुलिस ने इस एप्लीकेशन की मुखालिफत क्यों की। अगर पुलिस उसकी मुखालिफत नहीं करती और शहबाज का लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो जाता तो सच्चाई सामने आ सकती थी, लेकिन पुलिस नहीं चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और पुलिस के पूरे केस को जो है मशकूक बना के रख दिया गया है इस
मुखालिफत ने। आप जानते हैं कि तफ्तीश के दौरान कुछ साइंटिफिक टेस्ट होते हैं जो मुलजिमीन के लिए जाते हैं, जिसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे टेस्ट की कानूनी हैसियत से इनकार कर दिया है और इसको एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क में पुलिस वाले कई जगह पर इस तरह के टेस्ट करने की इजाजत अदालत से मांगते हैं और अदालतें देती भी है। पुलिस वालों की दो तरह की नीयत होती है। अगर उनकी नीयत में खोट होता है तो वो इसके जरिए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मुलजिम सच बात नहीं कह रहा है और ब्रेन मैपिंग टेस्ट में या लाइव डिटेक्टर या नार्को टेस्ट में उसने सच बात कह दी है, उस टेरर अटैक को या उस बम ब्लास्ट को कबूल कर लिया है, और इस तरह की रिपोर्ट मीडिया वालों के सामने पेश करके मीडिया को, अवाम को और कोर्ट को जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जहां कहीं पुलिस वालों की नीयत सही होती है तो वो ये देखना चाहते हैं कि मुलजिम जो बात कह रहा है क्या वो सच है, और इन टेस्ट के जरिए से मैच करके मुलजिम की बात को दुरुस्त या नादुरुस्त करार दिया जा सकता है। इसी तरह बाज़ औकात मुलजिम खुद जो है इस तरह की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करते हैं, जैसा कि आपने देखा इस केस में शहबाज ने फाइल की थी और मुलजिम ये चाहता है कि इन साइंटिफिक टेस्ट के जरिए से हकीकत सामने आए है और उसकी बेगुनाही सामने आए और उसे जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। लेकिन अक्सर पुलिस ऐसी एप्लीकेशन की मुखालिफत करती है जब मामला किसी बेगुनाह का हो, और अगर कभी इस तरह का टेस्ट हो भी जाता है तो वो रिपोर्ट जो है अदालत में पेश नहीं की जाती बल्कि उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। अदालत में ये बात भी लिखी है कि शहबाज का मोबाइल नंबर और दीगर मुलजिमीन के मोबाइल नंबर की सीडीआर रिपोर्ट भी अदालत में पेश नहीं की गई। एक बात तो पुलिस का ये दावा है कि इन पांचों लोगों ने मिल करके साजिश रची, लेकिन इन पांचों मुलजिमीन का आपस में कोई ताल्लुक अदालत में पेश नहीं किया जा सका। साइंटिफिक टेस्ट के हवाले से जो बात हमने की है, इस पर अगर आप मजीद कुछ पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो दो अहम किताबें आपको देखनी चाहिए। एक किताब है द ट्रुथ मशीन, जिसकी राइटर है जिनी लोकनीता, जो भारतीय नजात है लेकिन इस वक्त वो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और अंग्रेजी में इनकी किताब हाल ही में आई है, अमेज़न पर आप इसको देख सकते हैं, जिसमें इस लाइव डिटेक्टर टेस्ट पर बहुत तफसील से बात की गई है। और दूसरी किताब बेगुनाह कैदी है, जो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में दस्तयाब है, और इसमें भी नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग वगैरह पर सैर हासिल बहस की गई है। तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने यानी ट्रायल कोर्ट ने शहबाज को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत को ये रिहाई बर्दाश्त नहीं हुई और उसने शहबाज के रिहाई के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर कर दी और मुतालबा किया कि शहबाज को जो छोड़ा गया है वो गलत किया गया है, शहबाज को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होती है, बहस मुबाहिसा होता है, और हाई कोर्ट अभी हाल ही में जो जजमेंट आया है, जो बहुत मशहूर जजमेंट आप सुन रहे हैं जयपुर ब्लास्ट केस का, उसमें हाई कोर्ट ने शहबाज को बरी करने का जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसको बरकरार रखा है और शहबाज को जो है बेगुनाह तस्लीम किया है। हमारा सवाल यह है कि इस तरह के झूठे केसेस में फंसा करके एक पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों की जिंदगी बर्बाद की जाती है। 2008 में शहबाज को गिरफ्तार किया गया और 2019 में ट्रायल कोर्ट ने शहबाज को रिहा किया, बल्कि पूरे 12 साल के बाद। और हाल ही में जो है ये तलवार शहबाज के सर पर अभी भी लटकी हुई है। जब हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने भी हाल ही में शहबाज को बरी कर दिया, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत ने यह ऐलान किया है फिर से कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। शहबाज के सर पर अभी भी तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, कितने दिनों बाद आएगा और क्या आएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन शहबाज जैसे ज़हीन और फतीन लोग जो मिल्लत का और अवाम का असासा है, उनकी भलाई के लिए काम कर सकते हैं, आज डर और खौफ में जी रहे हैं। शहबाज बाहर आने के बाद किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी मिल्ली एक्टिविटी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ये मिल्लत के लिए बहुत खसारे की बात है। हम शहबाज से अपील करना चाहेंगे कि वो डर और खौफ की नफ्सियात से बाहर निकले और मिल्लत के लिए और आवाम के लिए ज़रूर काम करे। शुक्रिया।